हाँ। देखो इसमें बनाता हूँ, मैं बनाऊँ। कल मैंने आपने को 2 तरीका सिखा दिया था ना, एक तरीका और सिखाता हूँ, देखो ध्यान से। ये इसकी रेजिस्टेंस अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2L/K, इसकी रेजिस्टेंस 3L/K और इसका रेजिस्टेंस L/2K। तो L/K को अगर मैं R कह दूं तो इसे मैं 2R कह दूंगा। इसे क्या कहना पड़ेगा? और ये वाला तो रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है? 2:3:1/2 है। इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 को खत्म करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? 4:6:1। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा वो 4x का होगा, यहाँ जो डिफरेंस क्रिएट करेगा वो 6x का, और यहाँ जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो x का। तो जो टोटल सम है 4 + 6 + 1 कितना? 1, 11। 4 + 6 + 1 1, 11x। तो 11x की वैल्यू ये टोटल टेम्परेचर डिफरेंस के बराबर होगा, मतलब 11x = 100। तो x की वैल्यू 100/11। अब यहाँ से यहाँ के बीच का डिफरेंस x होना चाहिए, तो यहाँ तो 0 है, तो इस जगह फिर क्या हो जाएगा? 100/, तो θ2 की वैल्यू हो गई 100/11 डिग्री। अब इस जगह का टेम्परेचर हमको निकालना है, तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टोटल कितना होना चाहिए? 6x + x 7x। तो 0 से लेके यहाँ तक का 7x होना चाहिए, इसका मतलब इस जगह 7x, तो 700/11 हो गया आंसर। ठीक है, ऐसे ही निकालना, बनाए जरा सा। 900 नहीं, 700। देखिए कहीं पर गड़बड़ हुआ होगा। इधर निकालेंगे तो ये दिख रहा है R, ये 2R, 3R, R/2। तो 1:2, 2:2, 3:1/2। तो इसे 2:4:6
6:1, तो टोटल हो जाएंगे 12 एंड 13x। तो x की वैल्यू 100/13, ये जगह हो जाएगा 100/13, ये हो जाएगा 3 6 + 1 700/13, ये वाला हो जाएगा 1100/13। इसका निकल गया। इसमें तो फिर वही करना पड़ेगा, अंदर वाला माइनस बाहर वाला बाय रेजिस्टेंस R प्लस अंदर वाला माइनस बाहर वाला बाय रेजिस्टेंस 2R प्लस अंदर वाला माइनस बाहर वाला बाय रेजिस्टेंस 4R की वैल्यू 0। थीटा -20 प्लस थीटा -100/2 प्लस थीटा -50/4, 4 थीटा -80 प्लस 2 थीटा -200 प्लस थीटा -50, थीटा 2 थीटा 4 थीटा 7 थीटा इक्वल टू 250 330, थीटा की वैल्यू 330/7। हो गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ 100 सेंटीमीटर है। ये वाला लेंथ क्या होगा? सो नो हीट करंट इन QS। देखिए हीट करंट कब फ्लो नहीं होगा? जब यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर सेम हो जाए। तो इस जगह का टेम्परेचर इसका मतलब 60 डिग्री हो गया। तो अगर इस जगह 60 डिग्री हो गया तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? टोटल 100 डिग्री का डिफरेंस है तो 100 सेंटीमीटर का लेंथ है। तो यहाँ 60 डिग्री का डिफरेंस है तो इसका लेंथ हो गया 60 सेंटीमीटर और इसका लेंथ 40 सेंटीमीटर। यहाँ डिफरेंस 40 डिग्री का और यहाँ डिफरेंस 60 डिग्री का, बराबर। आंसर हो गया x के जगह पे 60 सेंटीमीटर। जिस रेशियो में लेंथ होगा उसी रेशियो में रेजिस्टेंस रहता है और उसी रेशियो में टेम्परेचर डिफरेंस रहता है। एक और बस कर दीजिए, बाकी सब लोग
ये वाला लेंथ निकालना है। सो नो हीट करंट इन CD। आगे तो देखिए ये 65 है तो ये भी 65 डिग्री होना चाहिए। तो ये डिफरेंस 25 का हो गया। ये वाला डिफरेंस 1, तो जिस रेशियो में है उसी रेशियो में बटेगा डिस्टेंस टोटल। तो 135 बाय, या फिर ऐसा सीधा सीधा 25 बाय, टोटल डिफरेंस कितने का 160 ना, तो x अपॉन 4 मीटर ऐसे हो गया। तो x की वैल्यू 100 बाय 160 मीटर, 5 बाय 8 मीटर। एक और करें। ये x निकालना है। टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर। सो नो हीट करंट इन QS। आगे ये 25 है तो ये भी 25 डिग्री होगा। तो ये कितने डिग्री का डिफरेंस हुआ 15, और ये वाला 75 डिग्री का डिफरेंस हुआ। तो 75 का डिफरेंस बाय 100 का डिफरेंस इक्वल टू x बाय टोटल 100 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू कितनी होगी 70, यहाँ 90, 100। बराबर इतना सेंटीमीटर। नेक्स्ट लिखेंगे। अब ये इस टाइप का सवाल बना लेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे फ्रीजिंग ऑफ आइस इन लेक। फ्रीजिंग ऑफ आइस इन लेक। मान लीजिए ये एक लेक है जिसमें यहां तक पानी है।
ये एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है थीटा डिग्री। तो आइस कब फ्रीज होगा लेक के अंदर? जब एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर डाउन होंगे। तो धीरे धीरे अभी जैसे गोंदिया में जो है लेक है तो वो फ्रीज हो जाएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 0 डिग्री से ज़्यादा है। यहाँ पर अभी 15-20 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। और अगर ये टेम्परेचर नीचे जाएगा 5-6 डिग्री पे जाएगा तो फ्रीज कर जाएगा? नहीं। 2-3 डिग्री पे, 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे चालू होगा प्रोसेस, बराबर। तो 0 से जब नीचे टेम्परेचर जाएगा एटमॉस्फेयर का तब ये फ्रीज करेगा। मतलब अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर नेगेटिव में चला जाए, मान लीजिए नेगेटिव थीटा डिग्री, तो ये फ्रीज करना चालू होगा। तो फ्रीज करना चालू होगा इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा जो है लेक एक साथ ही फ्रीज हो जाता है कि धीरे धीरे फ्रीज होता है? लेयर धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ता है, ऊपर का लेयर पहले फ्रीज होता है। आपने वीडियोज वगैरह में देखे होंगे, कुछ लोग सॉलिड समझ के जाते हैं और गिर जाते हैं, बराबर। तो इसलिए ध्यान रखना, नहीं तो कभी भी गिर सकते हैं। तो ये ऊपर का लेयर धीरे धीरे फ्रीज होता है, फिर वही धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंदर से क्योंकि हीट एनर्जी फ्लो करता है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो जब तक ये पानी है तब तक इसकी टेम्परेचर मिनिमम 0 डिग्री होगी और बाहर का टेम्परेचर नेगेटिव। तो 0 और नेगेटिव टेम्परेचर में बड़ा कौन सा हुआ? 0। तो एनर्जी जो होगा लेक से बाहर की तरफ जाएगा, एटमॉस्फेयर की तरफ जाएगा। तो जैसे इससे एनर्जी बाहर की तरफ जा रहा है मतलब एटमॉस्फेयर एनर्जी को गेन कर रहा है और जो लेक में रहने वाला पानी है वो एनर्जी लॉस कर रहा है। तो ये जो एनर्जी लॉस करेगा तो धीरे धीरे ये फ्रीज होना चालू होगा, बराबर। यही प्रोसेस है। तो किसी भी समय पे मानते हैं कि इसका एक्स पार्ट ऑलरेडी फ्रीज कर चुका है। जब हमने देखे t=0 टाइम पे, तब इसका कुछ सेक्शन ऑलरेडी फ्रीज कर चुका, आइस बन चुका है। यहां तक का सेक्शन पहले फ्रीज हो चुका है। कब की बात कर रहे हैं? जब हमने देखना चालू किया t=0 टाइम पे। इसका मतलब ये अंदर में अभी भी पानी है, इसका टेम्परेचर कितना डिग्री है और बाहर का टेम्परेचर नेगेटिव है। यहां से ये एनर्जी बाहर की तरफ हाई से लो टेम्परेचर की तरफ जाएगा बाहर, तो और एक्स्ट्रा लेयर धीरे धीरे फ्रीज होना चालू होगा। तो ये जो लेक है उस लेक का मैंने मानता हूं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब जो सरफेस का एरिया है वो ए मान लेते हैं। इसका ए जो है वो क्या मान लेते हैं? एरिया ये मान लेते हैं। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी यहां से जाएगा कुछ समय में, तो कुछ थोड़ा सा अमाउंट और ये फ्रीज करेगा। तो मानते हैं वो dx लेयर और फ्रीज करा, और उस dx लेयर को फ्रीज करने में कुछ थोड़ा बहुत समय लगेगा, और वो जो टाइम लगेगा उसे मैं dt मान लेता हूं, जितनी देर में वो और एक्स्ट्रा लेयर फ्रीज होगा। तो ये एक्स्ट्रा लेयर फ्रीज होगा, इसका मतलब ये dx अमाउंट ऑफ वाटर जो होगा वो वाटर से आइस में कन्वर्ट हो चुका, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है। तो जितना लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने में ये एनर्जी लूज करेगा, वही एनर्जी इस आइस वाले सरफेस से बाहर की तरफ चला जाएगा, ठीक है? बाहर की तरफ चला जाएगा। तो हीट करंट जो होता है, हीट करंट का टेम्परेचर डिफरेंस इनटू एरिया बाय थर्मल कंडक्टिविटी K into temperature difference into cross section तब देखिए ये जो अमाउंट ऑफ हीट ये वाले पार्ट का जो कि एक्स्ट्रा में फ्रीज हो रहा है कितने देर में? dt टाइम में। और जो लेयर क्रिएट कर रहा है उसकी लेंथ कितना क्रिएट कर रहा है? dx। वो एनर्जी इसी आइस क्यूब से जो कि ऊपर में पहले से बना हुआ था उस आइस क्यूब से बाहर की तरफ निकलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जितना देर में निकला, उस एनर्जी बाय टाइम का जो रेशियो होगा उसमें ये जो मटेरियल है, जो आइस है, उस आइस का थर्मल कंडक्टिविटी यूज होने वाला है। इस आइस का क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि पूरे के पूरे जो लेक है सब जगह से निकलेगा, तो सब जगह से निकलेगा एनर्जी, तो इस आइस के क्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया यूज होगा। यहाँ का टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस यूज होगा, और बदले में लेंथ जो है जम चुका है। इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं dq by dt इक्वल टू k थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस इंटू टेम्परेचर डिफरेंस 0 माइनस थीटा इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a बाय लेंथ की जगह क्या लिखूंगा? x
बराबर, इतनी बात समझा क्या? लेंथ की जगह x लिखूंगा कि dx? लेंथ की जगह x या dx? x या dx? dx ना, dx x ही, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी उस आइस से जो पहले से जमा हुआ उससे निकल रहा है। तो हमको जो पहले से जमा हुआ आइस है उसका लेंथ लिखना है, उसकी थिकनेस लिखनी है, जो कि हमने लिख दी x। अब ये अमाउंट ऑफ हीट जो होगा वो हो जाएगा m इंटू एल। 0 डिग्री पे पहले ये वाटर था यहाँ का, अभी ये 0 डिग्री में आइस हो चुका है, तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज किया? वो मास इंटू लेटेंट हीट। तो इसे मैं लिख दूंगा m इंटू लेटेंट हीट। m बोले तो छोटा मास, वो dx पार्ट का जो मास होगा, लेटेंट हीट बाय टाइम dt लिख सकते हैं ऐसा। अब वो जो छोटा मास है, इसमें रहने वाला जो छोटा मास होगा dm, उसकी वैल्यू निकालेंगे तो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम, बराबर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम बोलेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू dx, ये पार्ट हो गया वॉल्यूम, ये हो गया डेंसिटी किसका? वाटर का। ये हो गया मास ऑफ वाटर, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बराबर। तो ये डीएम की जगह ये टर्म लिख देंगे। अगर डीएम की जगह ये टर्म लिख देंगे तो ये हो जाएगा रो इंटू ए इंटू डी एक्स इंटू एल। ये एल क्या है? बाय डी टी इक्वल टू के इंटू थीटा इंटू ए बाय एक्स। यहां से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैंसिल हो जाएगा। अब इसे देखेंगे तो ये देखिए x यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, k और थीटा से यहाँ डिवाइड कर देते, रो l बाय k थीटा डिवाइड कर देते यहाँ इंटू x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। ऐसा कर सकते, देखिए तो आप ध्यान से, बराबर है। अब इसे मैं करता हूं इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट t इक्वल टू 0 टाइम पे ये जो एक्स्ट्रा लेयर था वो फ्रीज नहीं हुआ था। t इक्वल टू जितना टाइम में ये फ्रीज किया उसे हमने t दे दिए। अब t इक्वल टू 0 टाइम पे जितना ये पहले फ्रीज हो चुका है उसकी लेंथ मान लीजिए उसे x1 कह दिए अपन ने, और t इक्वल टू t टाइम पे जितना फ्रीज हुआ वो हुआ x2, तो लिमिट हो गया x2। तो इससे हमको एक्स्ट्रा जो लेयर जो है फ्रीज होगा उसका टाइम निकल जाएगा। ये लिमिट पहले आपको समझा कि नहीं, पहले ये बताओ। 0 टाइम पे जितना लेयर फ्रीज पहले से था उसे हमने x1 बोले, और t टाइम पे जितना लेयर फ्रीज हो चुका है उसे हमने x2 बोल दिए। मतलब यहाँ पर x1 और x2 के बीच का डिफरेंस dx है। इस डायग्राम में x2 माइनस x1 का मतलब dx है, बराबर। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आप देखो यहाँ से रो मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर, l का मतलब लेटेंट हीट कांस्टेंट हो जाएगा, k थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस ये भी कांस्टेंट, और थीटा मतलब जो बाहर का सराउंडिंग का टेम्परेचर वो भी कांस्टेंट। तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, तो बाहर ले लेंगे x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय, तो रो इंटू एल बाय के इंटू थीटा इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम x1 टू x2 की वैल्यू किसके बराबर? टाइम के बराबर। तो यहां से t इक्वल टू फॉर्मूला आ गया रो एल बाय के थीटा 2k थीटा इंटू x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला अपन को ध्यान रखना है, बाकी डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है। और एक रिलेशन भी ध्यान रखना है, t प्रोपोर्शनल टू एक हिसाब से क्या हो गया? x स्क्वायर हुआ ना। तो हो सकता है ये डायरेक्ट ये बात ही पूछ ले, या ये प्रॉपरली ये फॉर्मूला का यूज करे, दोनों में से कोई भी चीजें हो सकती है। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि टाइम जो है वो थिकनेस के हिसाब से क्या रिलेशन रखता है, ठीक है। तब आप नीचे लिख डालिए सब। ये सब करने के बजाय डायरेक्ट आप ये भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। कौन सा टर्म क्या है ये लिख देना। रो का मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर, एल का मतलब लेटेंट हीट, के का मतलब थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस, और थीटा जो है वो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर -20 डिग्री है तो थीटा की जगह 20 लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है।
क्वेश्चन लिखेंगे इस पे, एक डेटा दे देता हूँ बस, इतने सारे लिखा हूँ वर्ड में तो ठीक है। आ गया, बस फॉर्मूला में रखना है डेटा। नेक्स्ट लिखेंगे, ये तो अभी तक कंडक्शन था, कन्वेक्शन। The process of transfer of heat, the process of transfer of heat in fluid, ब्रैकेट में लिख देंगे लिक्विड और गैस। The process of transfer of heat in fluid, ब्रैकेट में लिख देंगे लिक्विड और गैस, it's called convection, it's called convection। नेक्स्ट लिखेंगे रेडिएशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है, इस पे अगर कहीं से एनर्जी आ रहा है तो उस एनर्जी के कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाएगा, एंड कुछ हिस्सा ट्रांसमिट हो जाएगा, आगे निकल जाएगा। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से आने वाला एनर्जी वो इस तीनों का सम होगा, रिफ्लेक्टेड एनर्जी, एब्जॉर्ब एनर्जी और ट्रांसमिटेड एनर्जी। यहाँ तीन टर्म डिफाइन होता है, एब्जॉर्प्टिव पावर, रिफ्लेक्टिव पावर एंड ट्रांसमिटिव पावर। ए ये हुआ जितना एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ बाय टोटल इंसिडेंट एनर्जी। फिर इस तरीके से रिफ्लेक्टिव पावर ये हो जाएगा टोटल एनर्जी जितना रिफ्लेक्ट हुआ बाय टोटल एनर्जी जो आया, और ट्रांसमिटिव पावर हो गया जितना ट्रांसमिट हुआ बाय जितना आया, इस सभी का फ्रैक्शन। तो हमेशा जब भी इस तीनों का सम करेंगे R प्लस A प्लस T, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, लिख डालिए पहले ये बात। अब देखिए, अगर ये ब्लैक बॉडी का मतलब ये जो ऑब्जेक्ट हो,
वो अगर ब्लैक बॉडी हो, फॉर ब्लैक बॉडी, तो आपको पता है ब्लैक बॉडी वो होते हैं जो 100% एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब उसके ऊपर आने वाला जितनी भी एनर्जी है वो सबको वो एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब ना तो रिफ्लेक्ट करेगा ना ही ट्रांसमिट करेगा। तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, ट्रांसमिट नहीं करेगा तो टी की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जितना एनर्जी आया है वो सब के सब एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब ये भी QI/QI, तो कितना हो जाएगा 1। तो जो ब्लैक बॉडी है उसके लिए आर की वैल्यू 0, टी की वैल्यू 0 होता है और ए का वैल्यू 1 होता है। ये बात भी लिख डालेंगे। ब्लैक बॉडी को डिफाइन भी कर लेंगे। 100% एब्जॉर्ब करता है और 100% रेडिएट करता है। रेडिएशन और रिफ्लेक्शन दो अलग अलग चीज है। रेडिएशन मतलब खुद की एनर्जी को बाहर देना, और रिफ्लेक्शन कहने का मतलब कहीं से जो एनर्जी आया उसमें से कुछ हिस्सा बाहर भेज देना, एक्सेप्ट नहीं करना, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो ब्लैक बॉडी 100% एब्जॉर्ब करता है और 100% रिफ्लेक्ट करता है, सॉरी रेडिएट करता है। 100% एब्जॉर्प्शन, 100% रेडिएशन। आइडियल ब्लैक बॉडी जो है वो सन है, ये भी लिख देंगे, सन आइडियल ब्लैक बॉडी है। या कोई भी स्टार। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अगर उसका टेम्परेचर मान लीजिए TO है और बाहर का टेम्परेचर TS है, सराउंडिंग का टेम्परेचर, तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो एनर्जी जो लेता है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और जो ये रेडिएट करता है वो बॉडी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमेशा ही दोनों प्रोसेस चलते रहता है। सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा हो या कम हो उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में लेते चले, एक ऑब्जेक्ट है, बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री है और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 20 डिग्री है। तो इस प्रोसेस में ये एनर्जी लेगा भी और एनर्जी देगा भी। इसमें बस एनर्जी जो लेने वाला एनर्जी है, रेट ऑफ इंसिडेंट जो होगा वो कम होगा, रेट ऑफ रेडिएशन जो होगा वो ज़्यादा होगा। बस दूसरा एग्जांपल में, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो इस प्रोसेस में ये रेडिएट ज़्यादा करेगा, तभी तो धीरे धीरे कूल होंगे, धीरे धीरे ठंडा होगा। ठीक है, अब अगर इसी तरीके से बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा कर देता हूँ और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 10 डिग्री, तो इस प्रोसेस में भी ये एनर्जी लेगा और एनर्जी देगा, दोनों प्रोसेस चलेंगे। बस यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब करने का जो रेट होगा वो ज़्यादा होगा एनर्जी को रेडिएट करने से। और अगर दोनों टेम्परेचर बराबर हो, बॉडी और सराउंडिंग दोनों टेम्परेचर बराबर हो, तो उस सिचुएशंस में रेडिएशन और एब्जॉर्प्शन दोनों का जो रेट होता है वो बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि रेडिएशंस और एब्जॉर्प्शन ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहता है। ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कैसा भी हो, सराउंडिंग का टेम्परेचर कैसा भी हो, हर कंडीशंस में रेडिएशंस भी होंगे और एब्जॉर्प्शन भी होंगे। सिर्फ कौन से कंडीशन में रेडिएशन नहीं होंगे, जब बॉडी का टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो जाए, मतलब 0 केल्विन। तो जब किसी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाएगा तब उस सिचुएशन में रेडिएट करना बंद कर देगा, किसी प्रकार का कोई रेडिएशंस नहीं होगा। बाकी सभी कंडीशंस में जो बॉडी होते हैं वो एनर्जी हमेशा ही रेडिएट करेगा।
बस वो है कि टेम्परेचर अगर सराउंडिंग का ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाला है, कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट करने वाला है। और अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है और बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब क्या क्या कर रहे हैं? हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर मान लीजिए कम है और बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो कम होगा और जो रेडिएट करेगा वो एनर्जी ज़्यादा होगा। और अगर दोनों का टेम्परेचर बराबर बराबर है तो उस सिचुएशंस में एब्जॉर्प्शन और रेडिएशन जो पर सेकेंड है दोनों सेम रहने वाला है, ठीक है। तो क्योंकि उस समय में टेम्परेचर तो ना तो बॉडी का बढ़ने वाला है ना सराउंडिंग का, दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशंस में, थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं उसे। इस प्रोसेस में जब सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, उस प्रोसेस में ऑब्जेक्ट जो होगा कूल होगा। इस प्रोसेस में सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम है तो ऑब्जेक्ट जो है टेम्परेचर क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। तो लिखेंगे पॉइंट बना करके, ऑल ऑब्जेक्ट ऑलवेज, all object always radiates energy as well as absorb energy simultaneously. All object radiate energy as well as absorb energy simultaneously except at absolute temperature, except at absolute temperature, 0 केल्विन के अलावा बाकी सभी टेम्परेचर में, irrespective of the temperature of object and surrounding, irrespective of temperature of object and surrounding। पहला पॉइंट इसके अंदर, if the body temperature is more than surrounding, if body temperature is more than surrounding, body temperature is more than surrounding, then rate of radiation is more। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया बॉडी टेम्परेचर इज मोर देन सराउंडिंग देन रेट ऑफ रेडिएशन इज मोर। दूसरा पॉइंट, if body temperature is less than surrounding, body temperature is less than surrounding, then rate of absorption is more, rate of absorption is more। तीसरा पॉइंट फिर इसी प्रकार से लिख लेंगे, if body temperature and surrounding temperature are same, then radiation and absorption rate same। बॉडी टेम्परेचर एंड सराउंडिंग टेम्परेचर आर सेम, देन रेडिएशन एंड एब्जॉर्प्शन रेट सेम। नीचे फिर ऐसा टाइप का डायग्राम बना देंगे आप। हटाओ इसे, अच्छा कोई भी ऑब्जेक्ट जो एनर्जी रेडिएट करता है वो ऑब्जेक्ट के इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, सरफेस टेम्परेचर पे डिपेंड करता। तो इस बात को भी लिख डालेंगे, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन सरफेस टेम्परेचर ऑफ बॉडी, सरफेस टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। अंदर में टेम्परेचर कितना है उस पर डिपेंड नहीं करता। अच्छा पहले ये सब लिख लो, हो जाएगा तब लिखेंगे। लिख ली? तो फिर ये लाइन लिख लेंगे कि व्हेन, मतलब सॉरी, रेट ऑफ रेडिएशन नहीं, रेट ऑफ रेडिएशन, एब्जॉर्प्शन को काट देना। रेट ऑफ रेडिएशन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन तो सराउंडिंग टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। रेट ऑफ रेडिएशन डिपेंड्स ऑन सरफेस टेम्परेचर ऑफ बॉडी। उसी को कई बार बोल चाल में इंटरनल बोल देते, बट उसका मतलब इंटरनल टेम्परेचर नहीं होता है, सरफेस टेम्परेचर। मान लीजिए कि ऐसा है, एग्जाम्पल करके ऐसा डायग्राम बनाएंगे कि अंदर का टेम्परेचर 200 डिग्री है या 200 डिग्री है,
ये अंदर में सरफेस पे टेम्परेचर 150 डिग्री है और सराउंडिंग का टेम्परेचर 100 डिग्री है, तो जो रेडिएशंस का रेट होगा वो इस 150 पे डिपेंड करेगा, 200 पे डिपेंड नहीं करने वाला। और जो एब्जॉर्प्शन का रेट होगा वो इस 100 पे डिपेंड करेगा। मतलब एब्जॉर्ब करेगा कितना अमाउंट, वो किस पे डिपेंड करने वाला है, सराउंडिंग टेम्परेचर पे। और जो रेट ऑफ रेडिएशन है वो किस पे डिपेंड करेगा, बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर बोले तो इंटरनल या सरफेस, सरफेस जो सरफेस का जो लेयर जो एटमॉस्फेयर के संपर्क में है वहाँ टेम्परेचर कितना है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। बराबर है। तो ऐसा करके एक डायग्राम बना देंगे ताकि आपको ये स्टेटमेंट का मतलब भी पता रहे, ध्यान रहे अगर पढ़े तो। क्या टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा? इसके पहले लिखा ना कि ऑल ऑब्जेक्ट ऑलवेज रेडिएट करना चाहिए, एज वेल एज मतलब एब्जॉर्ब करना चाहिए साइमल्टेनियसली। तो नहीं, उसका मतलब ये हुआ कि बच्चे ऐसा समझ लेते हैं कि ये जो है टेम्परेचर इसका ज़्यादा है तो ये सिर्फ और सिर्फ रेडिएट ही करेगा, ठीक है। फिर ये भी समझ लेते हैं कि यहाँ सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्ब करेगा। बट ऐसा है कि एब्जॉर्ब हमेशा होगा और रेडिएशंस हमेशा होगा, टेम्परेचर जैसा भी हो, कम ज़्यादा हो, ठीक है। हमेशा ही दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलता रहेगा, एब्जॉर्प्शन का और रेडिएशन का। इसमें कोई एक प्रोसेस तब जाके रुकेगा जब कोई भी एक टेम्परेचर 0 केल्विन हो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तब कोई प्रोसेस रुक जाएगा, नहीं तो दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलता रहेगा, ठीक है।